देखिए, मान लीजिए जैसे आप ये समझिएगा थोड़ा बात को, सॉलिड स्टेट वाली बात है, क्योंकि मेटल का बात है ना, इसलिए सॉलिड स्टेट वाली बात है। मान लीजिए जैसे कि अपने पास 3 पार्टिकल है, किसका? मेटल का। कौन सा मेटल? आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कैल्शियम लिखा हुआ है, क्या? कैल्शियम। हाँ सर। तो कैल्शियम का मान लीजिए 3 एटम। अपने जनरल स्टेट में रूम टेम्परेचर पे ये कुछ ऐसा है, और मेरा जो नाइट्रोजन है ना, मेरा नाइट्रोजन उस इंटरस्टिशियल स्पेस से थोड़ा सा बड़ा है। ये नाइट्रोजन मेरा इतना बड़ा है, तो क्या ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट बैठ पाएगा? नो सर। ये नो इस सर। वाले इस वाले इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट नहीं बैठ पाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे कैल्शियम जो है वो नाइट्रोजन को कैप्चर नहीं कर सकता। ये हो गया मेरा कहाँ का बात? रूम टेम्परेचर का बात, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या रूम टेम्परेचर। जैसे हम थोड़ा आप इसको हीट किए, तो अपॉन हीटिंग, जब हम इसको हीट करेंगे उसी कैल्शियम को हम लोग थोड़ा सा हीट कर देंगे, अगर अपॉन हीटिंग, क्या होगा कि एक कैल्शियम यहाँ रह जाएगा एटम, दूसरा कैल्शियम एटम यहाँ हो जाएगा, और तीसरा कैल्शियम एटम यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इंटरस्टिशियल स्पेस जो दिख रहा है उसमें बताइए, इतना बड़ा मेरा नाइट्रोजन एटम जैसा ऊपर बनाया है वो फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बहुत अच्छे से सर। यस सर, अच्छे से फिट हो फिट जाएगा। हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पे है, कैल्शियम इसको सराउंड करके रखा, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लिया एक तरीके से इस नाइट्रोजन को, ठीक है। एक तरीके से ये एब्जॉर्ब कर लिया, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये कैल्शियम नाइट्राइड का है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी वैसा बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ऑन सीट, ठीक है। सीट के ऊपर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देखिए, कैल्शियम है, इसका चार्ज होता है 2 यूनिट, नाइट्रोजन है चार्ज होता है 3 यूनिट। आपको ये पूरा बैलेंस दिख रहा है, कैल्शियम नाइट्राइड। तो 3 कैल्शियम एटम 2 नाइट्रोजन एटम को कैप्चर करके किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? कैल्शियम नाइट्राइड का। अब जैसे आप इसको अगर ठंडा कीजिएगा, तो आपको क्या लगता है, ये बॉन्ड टूटेगा या यहीं रह जाएगा? मतलब नाइट्रोजन निकल जाएगा कि वहीं रह जाएगा? तो वही वो कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। उसको सब तरफ से जब दबाया जाएगा, तो क्योंकि कैल्शियम ऊपर भी है नीचे भी है, जैसे आप इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे थे, ऐसे ये डिप्स फॉर्म करता है ना, और फिर उसके बाद इसके ऊपर भी एक बैठा हुआ रहता है, और इसके नीचे भी बैठा रहता है। तो पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऐसा हो जाएगा जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है। हेक्सागोनल उस कॉन्सेप्ट से कि नाइट्रोजन बाहर नहीं निकल पाएगा, और बाहर नहीं निकल पाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैल्शियम के साथ एक तरीके से केमिकल बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करेगा। क्या आपको बात समझ में आई कि ये वाला प्रोसेस कैसे काम करता है, सेकंड वाला? सर, तो ये एक्चुअली में बॉन्ड नहीं ना बनाएगा सर। ना, एक्चुअल में बॉन्ड नहीं बनाया, मगर बॉन्ड का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ओवरलैपिंग ना। हाँ सर। तो जब ये एक दूसरे को टाइटली हेल्ड कर लेगा, तो चाहे कोई भी फोर्स काम कर रहा है, हम तो ये कह सकते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गया। ये और अगर अटैच हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया? हाँ सर। ठीक। जैसे वैंडरवाल में काम नहीं करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं गया मगर बॉन्डिंग हो गया, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे काम करता है, ठीक है। मगर जब हम इस कंपाउंड का बात करेंगे ना, तो उस समय हम बॉन्डिंग दिखाएंगे, ठीक है। कि कैल्शियम है ना, ए 2 बॉन्ड बना रहा है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, उससे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ब्राइट हॉट एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का साइज बताइए, कैल्शियम से बड़ा होता है कि छोटा होता है, पहले ये बताइए। यहाँ यहाँ देखेंगे, यहाँ एल्यूमिनियम का साइज कैल्शियम से बड़ा है कि छोटा है? तो छोटा है। छोटा है। कैल्शियम का साइज छोटा है। अगर कैल्शियम का साइज छोटा, सॉरी एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, मेरा मिस्टेक, फिर से वापस। एल्यूमिनियम का साइज छोटा है। अगर एल्यूमिनियम का साइज छोटा है तो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए ये कैल्शियम था इतना बड़ा, एल्यूमिनियम इतना बड़ा,
जब ये 3 पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच होगा, क्या मेरा नाइट्रोजन फिट हो पाएगा इसमें? नहीं सर। नहीं हो पाएगा। हम इसको थोड़ा सा हॉट किए, ठीक है, जस्ट वार्म किए, समझिएगा, थोड़ा सा हॉट किए, ये सेपरेट हुआ, सेपरेट हुआ, सेपरेट हुआ। क्या मेरा ये वाला जो नाइट्रोजन है ये अभी भी फिट बैठ पाएगा वहां पे? नहीं सर, नहीं फिट होगा सर, और गर्म करना पड़ेगा सर। तो इसको हम क्या किए ना, एक्सट्रीमली हॉट कर दिए, रेड हॉट कर दिए, ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट। एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है। क्या अब मेरे पास नाइट्रोजन इसमें फिट हो पाएगा? हाँ सर। अब हाँ ये सर। नाइट्रोजन यहाँ पे बीच में बैठ सकता है। इस कारण से क्या बोला गया ना कि देखिए, दोनों स्टेटमेंट को समझिएगा। अगर आप कैल्शियम को थोड़ा सा हॉट कर देते हैं तो वो क्या करेगा, नाइट्राइड का फॉर्मेशन कर लेगा। मगर जब आप एल्यूमिनियम का बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में कुछ स्पेशल नहीं है, बस ये सोचना है कि इसका साइज जो है वो कैल्शियम से छोटा हो। तो अगर आप एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, वैसे केस में ये एल्यूमिनियम कैसा होना चाहिए, ब्राइट हॉट होना चाहिए। जब ये ब्राइट हॉट रहेगा तो काफी दूर दूर पार्टिकल्स होगा और इस कारण से एल्यूमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आया? जितना छोटा होगा उतना ज्यादा हीट चाहिए उसको, और जितना बड़ा होगा तो कम हीट में भी काम हो जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। एक और बात बता दें आपको, अगर प्लैटिनम के साथ आप नाइट्रोजन को ऐसे नाइट्राइड बनाते हैं ना, जैसे प्लैटिनम है, प्लैटिनम है, प्लैटिनम है, तो इसका साइज ही इतना बड़ा होता है कि नाइट्रोजन विदाउट हीटिंग यहाँ बीच में बैठ जाएगा। तो प्लैटिनम नाइट्राइड का फॉर्मेशन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, पैलेडियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन भी रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है। इस कारण से इन सबको एक्टिव मेटल्स कहते हैं। निकेल के लिए थोड़ा हीट चाहिए, ठीक है, निकेल के लिए थोड़ा हीट चाहिए। हाँ, चलिए आगे आते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। सर हाँ, सर पता कैसे करेंगे सर कि किसका साइज बड़ा है किसका साइज छोटा है? देखिए पता क्यों करेंगे, ये हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी में नहीं जानते, पीरियोडिक टेबल महफूज। हाँ सर। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बोलिए। सर कैल्शियम का सर 20 सर 20। 21। और एल्यूमिनियम का? सर एल्यूमिनियम का सर 13, 13, 13, ठीक है, 13। तो एटॉमिक नंबर से हमको पता चल जाएगा ना किसका साइज बड़ा है किसका छोटा है, हाँ सर। ठीक है। हाँ, वैसे एल्यूमिनियम जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट? सर थर्ड पीरियड का है सर। थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। और कैल्शियम कौन से पीरियड का एलिमेंट? सर फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। समझ में आया? वहां से भी पता चलता हम लोग, ठीक है। हाँ सर। देखिए ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड ही है, हाँ, ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड ही है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये ऐसे क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन करता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अच्छा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का देखिए कलर कैसा है, देख रहे हैं, व्हाइट व्हाइट टाइप का यस सर। पाउडर। अब हम आपको ये बता दें कि इसका यूज कहाँ पे है। आप कभी हीट सिंक पेस्ट का नाम सुने हैं? क्या सर? हीट सिंक पेस्ट नहीं सुने है ना? सुने होते तो अभी तक बात कर लेते, है कि नहीं। देखिए आप कंप्यूटर में कभी सुने हैं कि मेरा कंप्यूटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है थोड़ा देर चलने के बाद? हाँ सर। हाँ सर। तो उसका जो प्रोसेसर होता है ना, उस प्रोसेसर के नीचे व्हाइट व्हाइट पेस्ट डाला हुआ रहता है, ठीक है, ताकि वो गर्म हो तो मदरबोर्ड को गर्म ना करे, ठीक है। उसको हीट सिंक पेस्ट कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल और देते हैं। एलईडी बल्ब घर में है, वो 9 वाट वाला जो आता है ऑर्बिट का और बाकी सबका, हाँ हाँ सर। अगर कभी खराब हो जाए ना और रिप्लेसमेंट भी नहीं हो रहा है तो आप उसको फोड़ के देखिएगा, जहां पे उसका एलईडी बल्ब का कीट सटा हुआ रहता है, अगर आप उसको उखाड़िएगा ना, ऐसे एलईडी बल्ब का कीट होता है, जब आप उसको उखाड़िएगा तो इसके नीचे व्हाइट व्हाइट दिखेगा, वो भी हीट सिंक पेस्ट ही होता है। अगर ये नहीं डाला हुआ हो ना तो एलईडी इतना गर्म हो जाता है कि पूरा का पूरा बल्ब में जो भी प्लास्टिक लगा है वो सब का सब गल जाएगा। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जनरल यूज ये होता है। समझ गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड?
और ये जो रेड वाला है ना, ये कैल्शियम नाइट्राइड है, ये कैल्शियम नाइट्राइड है। रेड कलर का ये कैसा होता है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है, रेड कलर का पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अच्छा अगला नीचे आइए, कहीं कुछ दिक्कत होगा जरूर पूछ लेंगे, ये सब है ना बस याद करते चलना है एकदम जैसे समझा रहे वैसे। BNX ये क्या है, अब ये पढ़ के मत बताइएगा कि ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। BNX क्या है, जैसे हाँ बोरोन, बोरोन नाइट्राइड, बस वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, बोरोन बोरोन नाइट्राइड। अब बोरोन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, 13, yes sir 13th yes sir 13th बोरोन 13 से बिलोंग करता है। देखिए जैसे AlN है ना, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे नीचे में अपने पास B और N है, दिखा यहाँ नीचे नीचे देखिए BN, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम के जस्ट ऊपर बोरोन होता है, तो बोरोन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी रखता है और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस कारण से यहाँ कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 का होता है, जैसा कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड में होता है, ठीक है। तो बोरोन नाइट्राइड जो है इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब इसके पीछे है ना कारण भी है और इसका यूज भी दिखाएंगे अभी। देखिए बताया कि ये कैसे बनेगा, तो बोला कि जो BN मतलब बोरोन X यूनिट और नाइट्रोजन X यूनिट को लेके अगर हीट किया गया, क्या आपको टेम्परेचर नॉर्मल लग रहा है यहाँ, नो सर, नहीं सर। बहुत बहुत हाई है। अच्छा बहुत कोई बताएगा क्यों इतना हाई टेम्परेचर यूज किया जा रहा है, साइज छोटा होगा सर। आयनिक बॉन्ड बोरोन का साइज बहुत छोटा होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, बहुत छोटा होता है। तो अगर आप इसको हॉट भी कर दीजिएगा तो भी ये उतना है ना बीच में स्पेस नहीं ला पाएगा कि नाइट्रोजन बैठ सके, तो इसको बहुत ज्यादा हाईली इसको हीट करना पड़ता है ताकि जो पार्टिकल्स है ना वो काफी दूर दूर हो जाए, और पार्टिकल्स काफी दूर दूर हो जाएगा तब कहीं जाके नाइट्रोजन यहाँ बीच में सेट हो पाएगा। समझ में आया, अभी इसी पे ना डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि यस सर। साइज अगर छोटा रहेगा तो ज्यादा हीट करना होगा, साइज बड़ा रहेगा तो कम हीट करने पे भी नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस वही बात है, इसलिए टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है, ये नॉर्मल नहीं है। आप लगभग किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना इतना हाई टेम्परेचर नहीं देखे होंगे, वो मुश्किल से जाता है तो 700-800 जाता है बस, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में 1200 टेम्परेचर जाता है ऑर्गेनिक में, ठीक है। इनऑर्गेनिक में तो उतना भी नहीं जाता, ऑर्गेनिक में ज्यादा से ज्यादा 1200 जाता है, मगर देखिए यहाँ टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, मामूली नहीं, ठीक है। सर ये इनऑर्गेनिक का सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर रिएक्शन है। ये अभी तक सीन सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है अभी तक कहीं का भी, ठीक है, और सबसे हाई टेम्परेचर है ये। अब हाँ इसके सर, कारण क्या होता है ना कि पूरा इसका जो 3 डायमेंशनल फिगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इतने हीट के कारण ही ये कन्वर्ट हो जाता है 2 डायमेंशनल सीट में, समझे। जैसे जैसे हम आपको एक चीज छोटा सा समझा रहे हैं, आप घर पे कभी ये काम किए होंगे। मान लीजिए जैसे आपके पास ना वो पन्नी होता है ना पॉलीथीन, जिसमें हम लोग कैरी बैग में सामान लेके आते हैं, सस्ता वाला सस्ता वाला, यस सर, यस सर। वो ब्लैक कलर का जो रहता है जिसमें आलू प्याज हम लोग को भर के देता है, हाँ छुपा के देता है सर। छुपा के देता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको आ, हाथ में पकड़ के पूरा मोड़ ओड़ देते हैं, जैसे आप फेंकना है तो मोड़ के फेंकते हैं ना उसको हम लोग, ठीक है। तो यस जैसे हम उसको मोड़े तो वो कैसा एक लड्डू टाइप बन गया ना, एक स्फेयर टाइप का बन गया। अगर आप उसको अगर आप उसको गर्म कर देते हैं तो क्या वो वैसे ही फुला हुआ रहेगा कि पिचक के छोटा सा चपटा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा सर, लिक्विड बन जाएगा। आपने लिक्विड बन गया, आप फिर छोड़ देंगे तो क्या वो वैसे ही फूल जाएगा, नहीं सर, तो नो खत्म हो जाएगा सर। वो 2 डायमेंशनल सीट में कन्वर्ट हो जाता है, यस सर। ठीक है। बस वही चीज यहाँ पे भी चल रहा है। एक्चुअली में हम लोग इस वाले केमिकल रिएक्शन को अब देखने का मतलब हो गया लेबोरेटरी टेस्ट करना, और इतना हाई टेम्परेचर लाना बहुत बहुत मुश्किल, ठीक है। तो अब ये तो हम लोग देखने से रह गए, मगर जहाँ पे ऐसा सिमिलर फिनोमेना होता है वहां से समझ तो सकते हैं कि हो क्या रहा है। तो अगर BN X लिया गया, BN कितना लिया गया, X यूनिट, उसको इतना हाई
टेम्परेचर से जैसे ट्रीट किया गया तो वो बना के हम लोग को दे दिया क्या, पॉलीमर, ठीक है, BnX। और BnX पॉलीमर बन गया तो कौन से, 2 डायमेंशनल शीट के स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल शीट। क्या आपको पता है कि 2 डायमेंशनल ग्रेफाइट भी होता है? नहीं पता है तो बोल दीजिए नहीं पता है सर, और बताओ। अब आपके मन में क्या चल रहा होगा ना, हम आपको बता रहे हैं कि ना हम तो देखे हैं ग्रेफाइट को 3 डायमेंशनल। अब बोल दीजिए। 2 डायमेंशन होता है, उसका लेयरिंग होता है। हाँ देखिए ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है ग्रेफाइट। ये एक के ऊपर एक है ना लेयर होता है, एक के ऊपर एक लेयर होता है। जैसे आपकी कॉपी में पेज के ऊपर पेज होता है ना, वैसे, ठीक है, लेयरिंग होता है। अब हम कॉपी का अगर हाइट पूछेंगे या मोटाई पूछेंगे तो आप तो बता दीजिएगा कि हाँ सर 1 सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर है, ऐसा कुछ भी है ना। मगर हम Yes. उसमें से बोले कि एक पेज का बताइए तो हाइट क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर लगभग नेग्लिजिबल है, पेज तो मेरा 2 डायमेंशनल है, बोलिएगा ना। हाँ सर। तो जो ग्रेफाइट होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, हम मानते हैं, मगर इसका जो लेयर्स होता है वो कैसा होता है, वो 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही ये ग्रेफाइट है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता है ना, ग्रेफाइट में कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, हाँ सर। ठीक है। बाकी सब क्या, 1 बॉन्ड खाली रह जाता है, हाँ। तो 3 बॉन्ड बनाया कार्बन, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे भी आप अगर चेक करें ना तो बोरोन और नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड बनता है, 2 की 3 की 4, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड, एकदम सिमिलर। और ये सीट के फॉर्म में रहता है, 2 डायमेंशनल सीट के फॉर्म में रहता है। और ये काफी हार्ड होता है, देखिए ना नीचे में बना हुआ है, ये रहा, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में ब्लू और व्हाइट वाला, यस यस ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, और पीछे में देखिए धुंधला धुंधला यहाँ पे दिख रहा है आपको, यस यस तो एक लेयर ऊपर है जो कंप्लीटली आपको विजिबल है, और एक लेयर उसके पीछे है जो आपको थोड़ा सा शैडो टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसे लेयर के ऊपर लेयर होता है। अगर आप यहाँ देखें तो देखिए फिर से एक बार, ये हेक्सागोन बना रहा है क्या, यस यस सर। तो हेक्सागोनल पैटर्न ही तो ग्रेफाइट का भी होता है ना, इस कारण से इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे, ये ऐसा देखने में ऐसा होता है, पार्टिकल जो मिलेगा वो इस तरीके का होता है। क्या आपको यहाँ पे ये डायमंड डायमंड टाइप नहीं दिख रहा है थोड़ा, हाँ सर, पीला हीरा। देखिए डायमंड के कटिंग में इसको यूज किया जाता है, डायमंड के कटिंग में इसको यूज किया जाता है, किसको, बोरोन नाइट्राइट को, इसको डायमंड के कटिंग में यूज किया जाता है। यहाँ लिखा होगा यूज्ड फॉर डायमंड कटिंग, लिखा है ना, देख रहे हैं? ये डायमंड से भी हार्ड होता है, ये डायमंड से भी हार्ड होता है, इस कारण से डायमंड के कटिंग में इसको यूज किया जाता है। अब दूसरी बात, हम लोग तो डायमंड कटते हम नहीं देखे, पता नहीं आप में से कोई देखा होगा, हम नहीं देखे, नहीं देखे सर। हम, हाँ इसीलिए मान ले रहे कोई सूरत उरत गया होगा तो वो देखा होगा। सूरत में बहुत फेमस है डायमंड कटिंग, जहाँ होता है ना वहाँ आदमी जाता है विजिट करने, घूमने, देखने के लिए, एज अ टूरिस्ट जाता है वहाँ पे। तो हम नहीं देखे, हम अपनी बात बता रहे हैं। अब दूसरा चीज हम जो देखे हैं वो हम समझा रहे हैं। एक होता है ड्रिल, एक ड्रिल मशीन होता है, और ड्रिल का एक आगे का फॉसेट होता है, समझे, जो आगे लगा हुआ रहता है। और ये अगर लोहे वहे में ड्रिल करना है ना तो इस पे ना बहुत छोटा छोटा चमकीला टाइप का चीज है ना ऊपर से जोड़ा हुआ रहता है। कभी धागा मंझा किए हैं, हाँ सर, हाँ यस ये तो आपका जो धागा रहता है उसमें आप क्या करते हैं कि मंझा करने के लिए आप साबूदाना यूज करते हैं, और उसमें है ना जो कांच यस का सर। चूर होता है, बेसिकली वो ट्यूबलाइट जो होता है, हाँ सर, उसको उसको चूरते हैं। आदमी है ना चूरा करके मिलाता है, ताकि है ना मेरा जो धागा है उसका एज काफी शार्प हो जाए। हाँ हाँ सर, सर। हाँ हमको आता होता नहीं मगर हम देखे हैं। अंडा अंडा भी मिक्स होता है सर। कच्ची डलडा, अंडा से अंडा अंडा। ओ अंडा तो प्रोटीन खिला के मजबूत कर रहे होंगे ठीक है। चलिए देखिए, ड्रिल मशीन जो होता है ना, ड्रिल जनरल ड्रिल नहीं, जो कि लोहे वोहे में ड्रिल होता है या ग्रेफाइट में ड्रिल होता है या कहीं भी वैसा ना जो हार्डेस्ट मटेरियल है उसमें ड्रिल होता है,
उन सब के आगे में ऐसे छोटा छोटा पार्टिकल जुड़ा हुआ रहता है। मेरे पास भी है घर में, छोटा सा हम रखे हैं। अब लगभग हर एक औजार लगते हैं कि जो छोटा मोटा काम होगा तो हम घर पे कर लेते हैं अपना। तो मेरे वाले में भी है। और वो पता है जब बेचता है ना, अमेजन से ही हम मंगाए थे, तो उसके आगे लिखा हुआ रहता है विथ डायमंड डस्ट। तो उसको बोलता है डायमंड डस्ट। जनरल आदमी जानेगा कि वो डायमंड का ही डस्ट है, जो किसी भी है ना हार्ड मटेरियल को क्या कर सकता है, ड्रिल कर सकता है या कट कर सकता है। मगर एक्चुअल में वो कौन रहता है, वो रहता है BN। ठीक है, वो रहता है बोरोन नाइट्राइड। समझ में आया इसका यूज कहाँ पे होता है? अभी तो नहीं हम दिखा पाएंगे क्योंकि वो रखा है एकदम नीचे, मगर बाद में हम कभी आपको उसको दिखाएंगे। ठीक है, हम उसको क्लास में एक बार दिखा देंगे। ठीक, चलिए अगला चीज नेक्स्ट है कि N2 कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय कैल्शियम कार्बाइड एट द टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैल्शियम कार्बाइड खुद में एक कंपाउंड है और ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, नाइट्रोजन को। और अगर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये बनाता है क्या है, नाइट्रोलिम। ठीक है, नाइट्रोलिम। और ये जो नाइट्रोलिम है ना, ये मेन कंपोनेंट होता है फर्टिलाइजर में। मेन कंपोनेंट होता है इन फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर में मेन कंपोनेंट। अब फर्टिलाइजर तो बहुत टाइप का होता है, आप सुने होंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सुने हैं? यस सर। अच्छा, मान ले रहे कोई कोई नहीं सुना है। बहुत ट्रेंड होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो वर्ड आता है वही लिख रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, दोनों में से किसी का भी नाम सुने हैं कोई? यस सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यस सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग सुने हैं। देखिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है ना, इसमें जो काऊ डंब होता है उसी को यूज किया जाता है केवल। ठीक है, वो सब, और वो समझ रहे कंपोस्ट वम्पोस्ट है ना, रहता है। और एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, अब इनऑर्गेनिक वाला कहाँ यूज होता है? तो आप कभी ये सुने होंगे कि बिना मिट्टी के पौधे लगाएं। यूट्यूब में बहुत चलता रहता है, यूट्यूब में फेसबुक में बहुत चलता रहता है। यस सर। वो लोग क्या करता है कि पानी में जड़ डुबा के रखता है, हम लोग को देखने में तो पानी ही लगता है, ट्रांसपेरेंट है, और उसमें है ना अच्छा खासा पौधा उगा हुआ रहता है। देखे हैं कभी? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर है, जो पानी है, वो वाकई में पानी होता है, बस उसके अंदर है ना, उसके साथ एडिशनल कुछ डब्बा दिया जाता है और बोला जाता है कि इसका 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, और बाकी क्या होता है कि पौधा लगा रहता है, जड़ ऐसे रहता है, और इसमें मिट्टी विट्टी कुछ नहीं है, पानी पानी, केवल पानी। ठीक है, ये पानी है, और मेरा पौधा है ना जरूरत से अच्छा है ना एकदम ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। पौधे को क्या जरूरत है, मिट्टी का क्या जरूरत है, ताकि वो मिनरल्स ले सके। अब मिनरल्स हम जब 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम डाल ही रहे हैं, तो मिनरल इसको मिलेगा कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये काफी तेजी से ग्रो करता है। ठीक है, और यही सब चीज होता है जो है ना खाने में आपको उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा जितना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण मिलता है। तो अब ये मेरा नाइट्रोलिम यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए नाइट्रोलिम में आपको क्या कोई मेटल दिख रहा है? यस सर, कैल्शियम। कैल्शियम। जैसे मेटल आया ना, वो बन गया इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, अगर उसमें मेटल नहीं होता, मान लीजिए मेटल काट दीजिए, हटा दीजिए, तो उसके बाद जो भी है नाइट्रोजन है, कार्बन है, वो सब किसका पार्ट होता है, ऑर्गेनिक का पार्ट होता है। ठीक है, तो जिस किसी भी फर्टिलाइजर में कोई भी मेटल अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, सिंथेसाइज किया गया है, बनाया गया है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो होता है ना, ये जब भी बनेगा तो इसमें मेन कंपोनेंट काउडंग होता है। ठीक है, ये चलिए, कोई दिक्कत समझने में कि कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है और उसका क्या यूज होता है? सर CaCO2 को सैनामाइड आयन बोले। किसको? हाँ हाँ हाँ, CaC2 के नीचे लिखा है। ना साइनामाइड आयन नहीं है ये कैल्शियम कार्बाइड है। और ये जब नाइट्रोजन के साथ इस हीट पे जाता है ना, तो इंटरमीडिएट के फॉर्म में ये आयन बनाता है, और जब ये एक कार्बन को लूज कर जाता है, तब जाके ये नाइट्रोलिम कहलाता है।
समझे रूही? यस ठीक है, फिर से रिपीट कर दें। कैल्शियम कार्बाइड एक कंपाउंड है और कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है तो एक इंटरमीडिएट स्टेप आता है, वो साइनामाइड आयन कहलाएगा। और जब उस इंटरमीडिएट से वो कार्बन एटम को लूज कर जाता है तो विथ कार्बन जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है, उसको कहते हैं नाइट्रोलिन। अभी समझे? यस ठीक, चलिए आगे देखिए नाइट्राइड्स का टाइप। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है। मेरा जो मेटल है वो अगर मोनो है तो ऑब्वियस सी बात है 3 यूनिट नाइट्रोजन जुड़ेगा। और अगर मेरा क्या बोलेंगे मेटल, अगर वो पहले से ट्राईवैलेंट है तो वो एक नाइट्रोजन के साथ एक ही जुड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको वर्ड अलग सुनने को मिलेगा, सॉल्ट या फिर आयनिक टाइप। कारण क्या है ना कि लिथियम 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 के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सर 2 एक 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 एक, एक होता है। एक इलेक्ट्रॉन देना कोई मुश्किल नहीं है इसके लिए। तो नो एक सर। इलेक्ट्रॉन ये लूज कर जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो Li+ बन जाएगा और नाइट्रोजन जो है वो 3- है। तो 3 Li+ इसको सराउंड करके रखता है, नॉट 2+। 3 Li+ इसको सराउंड करके रखता है। तो बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये जो है अल्कली है, ये भी अल्कली है, ये भी अल्कली है, ये अल्कालाइन होता है, अल्कालाइन होता है, अल्कालाइन होता है। तो अल्कली और अल्कालाइन जो भी मेटल नाइट्राइड बना रहा है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, वो सब का सब कौन से टाइप के नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा? आयनिक नाइट्राइड। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं अल्कली और अल्कालाइन मेटल्स फॉर्म आयनिक नाइट्राइड। ठीक है, ये आयनिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? अब दूसरा क्या है? कोवेलेंट। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, हो ही नहीं सकता। 3 इलेक्ट्रॉन दे देना इतना छोटा बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम उसका म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? यस सर। यस कोई अभी भी शॉक में होगा कि सर एल्यूमिनियम तो क्लोराइड बनाता है ना। देखिए आप क्या कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये Al+ बना। फिर आप Al+ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये Al2+ बना। और फिर Al2+ में से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ये Al3+ बना। क्या आप यहाँ कमाल नहीं कर रहे हैं? कैसे निकाल लीजिएगा? एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मान सकते हैं आसान, मगर एक कैटायन और वो भी डबली आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यस सर। उससे पहले एटम जल के खत्म हो जाएगा। जितना आप हीट दीजिएगा ना, उससे पहले वो टूट टाट जाएगा, उससे पहले वो जल के खत्म हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम हाथ में रहेगा ही नहीं, एल्यूमिनियम भस्म बचेगा। तो एल्यूमिनियम भस्म क्या करेंगे? लगाएंगे हम लोग कि शंकर जी को चढ़ाएंगे, शुभजीत। तो इसीलिए एल्यूमिनियम जो होता है ना, उसका हम लोग कभी भी 3+ नहीं फॉर्म कर सकते, हम लोग नहीं फॉर्म कर सकते। एल्यूमिनियम का क्या, किसी का भी 3+ या 4+ नहीं फॉर्म कर सकते। अब देखिए यहाँ पे आप में से कोई अगर ये सोच रहा है कि सिलिकॉन है और सिलिकॉन जो है ना वो फटाक से 4 इलेक्ट्रॉन मांगेंगे और दे देगा और यहाँ बना देगा Si4+, कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल है? कभी नहीं। ठीक है, नो सर। कभी ये पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। और ये भी पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर नाइट्रोजन से जुड़ेगा कैसे? तो नाइट्रोजन के साथ ये क्या करता है? म्यूचुअल शेयरिंग करता है। नाइट्रोजन के साथ ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का। और म्यूचुअल शेयरिंग करने के कारण जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या आपको ये बात समझ में आया कि अल्कली अल्कालाइन आयनिक बनाएगा? उसके बाद पी ब्लॉक का है, देखिए 13 कहाँ होता है? पी में होता है ना 13। यस सर।
तो 13 का ही पार्ट है एल्यूमिनियम बोरोन, और 14 कहाँ होता है, पी में होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो जो एल्यूमिनियम है, जो बोरोन है, ये ग्रुप 13 का पार्ट है। उसके बाद जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और टीन है, ये किसका पार्ट है? 14 का। ठीक है, तो 13 और 14 ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और इस कारण से कोवेलेंट का फॉर्मेशन करेगा, और जो अल्कली या अल्कलाइन यानी एस ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या करेगा? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया कि नाइट्राइड का एक टाइप आयनिक होता है तो कौन बनाता है, कोवेलेंट होता है तो कौन बनाता है? समझे क्या? नहीं। Yes, sir. इंटरस्टिशियल का मतलब सर- क्या होता है? कोई कुछ पूछ रहे थे और क्या, या इंटरस्टिशियल का मतलब बताइएगा। सर सर म्यूचुअल शेयरिंग और बता दिए ना सर। म्यूचुअल शेयरिंग बता दे, ठीक। देखिए मैं पूछ, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है ना? हाँ सर। ठीक है, और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअल में 5 होता है, तो हम 3 का ही बात कर रहे हैं। तो अगर नाइट्रोजन इस 3 इलेक्ट्रॉन को अपने कैप्चर में ले लेगा तो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? हाँ सर हो गया सर। हो गया। और एल्यूमिनियम को देखिए, ये क्या कर रहा है कि इसका 3 इलेक्ट्रॉन बदले में ले लिया, तो एल्यूमिनियम का हेक्सा कंप्लीट हो गया। हेक्सा, हेक्सा हाँ, मतलब अच्छा। 6। हाँ तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही रहता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है, मगर एल्यूमिनियम ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। आप देखे होंगे ऑर्गेनिक में जब हम लोग पढ़ रहे थे, AlCl3 बार बार आ रहा था ना, AlCl3। अब हाँ सर AlCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही कहते हैं ना, लुईस एसिड कहते हैं। Yes, sir. तो जैसे AlCl3 में एल्यूमिनियम बिहेव करता है, वैसे ही Aln में भी एल्यूमिनियम बिहेव करता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। समझ में आया महफूज? हाँ सर आइए सर। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ रहे थे, बात कर रहे थे इंटरस्टिशियल का। इंटरस्टिशियल का मतलब कोई समझाएगा? इंटरस्टिशियल सर किसी कंपाउंड में जो जो दो एलिमेंट रहते हैं उनके बीच के अरेंजमेंट के बीच का जगह। ठीक है विशाल, ये हम ऐसे कह सकते हैं विशाल की, मान ले रहे हैं जैसे कि ये एटम है। हाँ सर, इसके दो एटम हो, जैसे यहाँ पर रहेगा एक सिलिकॉन, स्कैंडियम और नाइट्रोजन के बीच का जो जगह होगा हाँ, उसके बीच को ठीक, ऐसे ही सर एरे बनते रहेगा, उसके बीच में जो जगह बचेगा उसको। एकदम ठीक। मान ले रहे हैं जैसे ये पार्ट हो गया, ये मेरे पास कौन सा मेटल है? एम है, तो एम वहां लिखा है ना, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, हैफिनियम है, लैंथेनम है। ठीक है, ये मेटल, इसके बीच में यहाँ पे आपको खाली जगह दिख रहा है? यस सर। यस इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कोई एटम आके कैप्चर हो जाए, ठीक है, अगर कोई एटम कैप्चर हो जाए तो बोलने के लिए मेरे पास क्या रहेगा? मेरे पास बोलने के लिए ये रहेगा कि जो मेरे हाथ में अभी शीट है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। दिस शीट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल। हमको नहीं पता कि ये शीट क्या है, मगर हमको ये पता है कि इसका नेचर जो है ना, बॉन्ड बनाने का जो तरीका है वो इंटरस्टिशियल है। हेंस दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या कोई समझा इंटरस्टिशियल कंपाउंड किसको कहते हैं? यस सर। चलिए ठीक। अब क्या है ना कि मेटल की जगह मेरा स्कैंडियम आ गया। अगर स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, हैफिनियम है, लैंथेनम है, तो ये सब का सब क्या करेगा कि बड़ा बड़ा मेटल, सब बड़ा बड़ा मेटल जब एक दूसरे के साथ फिट बैठेगा तो बीच में कुछ खाली जगह रहेगा, और वो जो खाली जगह होता है इसको कहते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस। देखिए यहाँ पे आइएगा, इस वाले स्ट्रक्चर में देखिएगा, आपको यहाँ खाली जगह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यस ये सब Yes. खाली जगह, यही सब दिख रहा है। कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। ये कहलाता है इंटरस्टिशियल स्पेस।
और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसको ऑक्युपाई हमेशा जो छोटा एटम होता है ना, जो साइज में छोटा होता है, ठीक है, जातिवाद नहीं करना है, जो साइज में छोटा होता है वो एटम क्या करता है, उस प्लेस को ऑक्युपाई करता है। और ऑक्युपाई करने के बाद जिस किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा वो हमेशा इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है। एक सामने एग्जांपल रख ले, प्लैटिनम हाइड्राइड, जानते हैं प्लैटिनम हाइड्राइड? नहीं जानते। प्लैटिनम शीट के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस को फ्लो किया जाता है ना, तो आफ्टर दिस फेनोमेना जो शीट रहता है, डाले थे प्लैटिनम, बन जाता है क्या, प्लैटिनम हाइड्राइड बन जाता है। ठीक है। अच्छा, आप ये जानते हैं रबर, रबर जानते हैं, रबर इरेजर वाला? हाँ सर। यस यस सर। वो सॉफ्ट होता है ना, वो सॉफ्ट होता है यस सर। नहीं, हम लोग Yes, मोड़ sir. मार देते हैं। आप बताइए, तो Yes, sir. टायर, टायर में भी रबर होता है ना, यस हाँ सर। सर। क्या हम लोग यस उसको मोड़ देते हैं हाथ से? नो सर। नो सर। इतना तो अति बलशाली हम लोग नहीं हो गए होंगे शायद अभी तक, है कि नहीं? तो ये कौन सा ऐसा पार्ट है जो उसको इतना हार्ड बना देता है? उसके अंदर कार्बन मिलाया रहता है। आप पढ़े भी है ये चीज? नहीं पढ़े? हाँ सर। पढ़े सर। अरे सुने कोई हैं। कोई नहीं जानता है। आप लोग कभी इरेजर इरेजर यूज किए कि नहीं किए हैं? अच्छा, पेन वाला इरेजर कभी खरीदे जब नया नया मार्केट में आया होगा तो? यस सर। पेंसिल वाला साथ में sir. ना, पेंसिल वाला नहीं, पेन वाला, पेन वाला का बात कर रहे हैं, पेन वाला। मतलब सर? पेन वाला इरेजर ना थोड़ा बाकी इरेजर से लंबा होता है, और उसका देखिएगा एक तरफ रेड रहता है, एक तरफ ब्लैक रहता है, ठीक है, वो बीच से सेपरेट रहता है, एक तरफ रेड एक तरफ ब्लैक रहता है। जो ब्लैक वाला होता है ना वो पेन का इरेजर होता है, और जो रेड वाला रहता है या फिर है ना थोड़ा पिंक टाइप का भी रहता है, ये पेंसिल का इरेजर होता है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, पेन वाला खरीदे हैं सर। हाँ, तो पेंसिल वाले को एक बार अपने अंगूठे से मोड़ के देखिएगा, आराम से मुड़ जाएगा। और पेन वाले को अगर आप अंगूठे से मोड़ने का भरपूर कोशिश कीजिएगा ना, टूट जाएगा मगर मुड़ेगा नहीं, समझे? हाँ सर, फाइबर जैसा रहता है। हाँ, इसी को कहते हैं कि सिर कटा लेता है मगर झुकता नहीं है, ठीक है। तो ये इतना हार्ड क्यों होता है? कारण है कि इसमें ना रबड़ के साथ में कार्बन मिलाया हुआ रहता है। इसमें जो रबर होता है इसके साथ में अलग से कार्बन डाला हुआ रहता है इसमें। इस कारण से इसका बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण ये इतना हार्ड होता है। मतलब आप इसको अगर 10 बार सरिया के रगड़ दीजिएगा ना, आपका पेज फट जाएगा मगर रबड़ टस से मस नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला घिसता जाएगा, पेज को कुछ नहीं होने वाला। तो ये सॉफ्ट पार्ट जो होता है इसमें कार्बन नहीं रहता है, वो रबड़ रहता है। और जो हार्ड पार्ट होता है इसमें रबड़ के साथ कार्बन होता है। तो देखिए, रबड़ के साथ कार्बन ये दोनों मिक्स किया गया, एग्जैक्टली वैसे ही बोल रहे हैं, मेटल के अंदर नाइट्रोजन डाल दिया गया तो वो इंटरस्टिशियल नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। तो अब हर जगह साइज मैटर करता है। एस ब्लॉक है, इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, आयनिक नाइट्राइड। अगर पी ब्लॉक का कोई भी मेटल है, पी ब्लॉक, पी फॉर पैरट, पी ब्लॉक का कोई भी मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा। और तीसरा कि अगर कोई डी ब्लॉक है, देखिए जितना भी मेटल का नाम दिया ना, एक मिनट मेरा मार्कर कहाँ, ये जितना भी है ना आपके सामने दिया हुआ है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, फिनियम है, लैंथेनम है, सबका सब क्या होता है, डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक होने के कारण ये किस चीज का फॉर्मेशन कर सकता है, इंटरस्टिशियल नाइट्राइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। नीचे वाला पार्ट आपको है ना थ्योरी में मिलेगा, पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, वैसे आपको पता होगा कि ये है क्या। आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने टाइप का ऑक्साइड बनाता है, एवरग्रीन बात है, 5 है ना, 5। कहाँ पढ़ते हैं? सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट में ही पढ़ते हैं हम लोग। उसमें भी कौन सी थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या आप कभी नाम सुने, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ Yes, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यस सर और अवोगाड्रो लॉ, 5 होता है ना, ठीक है। उसमें से अगर आप याद करें तो एक होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका क्या बोलना है ना कि अगर आप दो एटम के मिलने से बनने वाले कंपाउंड्स को कंसीडर करते हैं, दो एटम बस, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, वैसे दो एटम का मल्टीपल कंपाउंड, तो उसमें अगर एक एटम का मास हम लोग फिक्स कर दें तो दूसरे वाले एटम का जो मास रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बस इसी कॉन्सेप्ट में आप पढ़ते हैं उसी समय कि नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्या पांचों ऑक्साइड में आपको अभी नाइट्रोजन कांस्टेंट दिख रहा है? यस सर। यस सर। नहीं रुई, नहीं नहीं सर, रुई, यस बोलने से एक में पहले सोचो। एन है, एक में हाँ एन है सर, सर, एक में दो में एन है N, सर, दो में दो हो गया दो सर। में इसमें आपको कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, इसमें आपको कांस्टेंट नहीं दिख रहा है ना, सर। तो ये ऐसे एग्जिस्ट भी नहीं करता। NO हम लोग पढ़े भी हैं पिछले क्लास में, NO जो है वो NO के फॉर्म में नहीं होता, ये कौन से फॉर्म में होता है? N2O2 डाइमर के फॉर्म में होता है, ठीक है। और NO2 भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये कौन से फॉर्म में होता है? N2O4 के फॉर्म में होता है, ये भी डाइमर के फॉर्म में होता है, ठीक है। N2O4 देखिए ना, यही यही हमको ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं पे देख रहे हैं। देखिए तो ये क्या है, थोड़ा बताइए तो इसका फॉर्मूला। N4 ओहो, हो गया ना, ये डाइमर के फॉर्म में, तो ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए जो हम लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5, क्या नाइट्रोजन का मास फिक्स है? यस सर, सब में नाइट्रोजन का Yes, मास sir. फिक्स है, और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:3:3:4:5 चला, हाँ सर। Yes, sir. वो कांस्टेंट रेशियो के फॉर्म में हो गया, ठीक है, कांस्टेंट होल नंबर रेशियो, तो उसको फॉलो करता है। और नाइट्रोजन कितना ऑक्साइड बनाता है? 5। सबका स्ट्रक्चर आपके सामने, ठीक है, 1 मिनट का टाइम लगेगा, आप पांचों का स्ट्रक्चर आराम से देख ले, और अगर आपको इसमें हमसे कुछ भी पूछना है, कोई क्रॉस क्वेश्चन, एकदम कर ले आप, ठीक है, हम वेट कर लेते हैं, आप देख लीजिए आराम से। हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, नहीं तो हम 1 मिनट में ही रह जाएंगे। देख लिए? सर लास्ट वाला का गैस फेज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। वो तो मेरा काम है बताना, अभी आप पहले स्ट्रक्चर देखें, हाँ सर देख ली। गौर से देख लिए ना, सवाल मेरा गिरने वाला है, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल दिख रहा है? सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम आपको दिखाते हैं, वो ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, दिखा? हाँ सर, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अब दो तो एक होता है बार यूजुअली। मेरे साथ थोड़ा सा डिस्कशन कीजिएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन 7 सर। और ऑक्सीजन में सर 8। 7 और 8 जोड़ के 15 इलेक्ट्रॉन हुआ। यस सर। यस सर। ये ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड है, जो नॉर्मल बात नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड। आप चेक कर लीजिए, आपके दिमाग में 2-4 कंपाउंड तो आ ही रहा होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। H2O जोड़ के देख लीजिए 10 होगा, CO2 जोड़ के देख लीजिए 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, और NH3 जोड़ के देख लीजिए 8 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, ठीक है।
तो कोई भी कंपाउंड आपके दिमाग में आ रहा होगा एट सर्टेन, ये वो एक बार है ना इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, आपको ऑड नहीं दिख रहा होगा। क्या सही बोले? हाँ सर। ठीक है, इतनी देर में आप 2-4 कंपाउंड एटलीस्ट देख लिए। अब सोचिएगा कि पूरा ऑर्गेनिक छान मान ले या पूरा केमिस्ट्री छान मान ले, तो उसके लिए तो साल भर रुकना पड़ जाएगा, फिर हम लोग इसी पॉइंट में अटके हुए रह जाएंगे। ठीक है, तो 2-4-5 जो भी दिमाग में आ रहा है ना, एकदम आराम से उसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये जो NO होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या है कि ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड है, और इसी कारण से ये ना मोनोमर के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है। हाँ, मिल गया। इसलिए ये कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब N2O2 में कोई बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है N2O2 में? 30, जो कि जनरल कैरेक्टर है किसी भी कंपाउंड का, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस कारण से N2O2 फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मगर NO फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या आपको समझ में आया कि ये डाइमर क्यों बनाता है? Yes. चलिए यस ठीक है। अब दूसरा बात और हम बोलना चाहेंगे, अब हम NO2 को नहीं खींचेंगे, ये तो आप समझ जाएंगे, सेम एक्सप्लेनेशन, इन दोनों का सेम एक्सप्लेनेशन, डाइमर इसी कारण से ये लोग बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरा बात हम यहाँ पे आपको लेके आएंगे। क्या आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर यहाँ खत्म हो गया है N2O3 का, और एक स्ट्रक्चर दूसरा यहाँ पे बना हुआ है, 2 स्ट्रक्चर दिखा है? Yes, sir. दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना? Yes, sir. ठीक है, ये पता है क्या करता है? ये रेजोनेंस होता है दोनों स्ट्रक्चर के बीच में, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जनरल रेजोनेंस नहीं है ये। इसलिए जनरल रेजोनेंस नहीं है क्योंकि देखिए, आप अगर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को देखें तो नाइट्रोजन बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, और सेकेंड स्ट्रक्चर को देखिएगा तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो ये जनरल रेजोनेंस नहीं है, मगर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है एक दूसरे का। ठीक है, जनरल रेजोनेंस नहीं है, मगर दोनों क्या है, एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या आपको समझ में आए? N2O3 जो है वो 2 स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये पता है बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप H2SO4 का एक स्ट्रक्चर ऐसा देखे होंगे शायद, जो देखे हम उसी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो अभी सीख रहे हैं ना आप, बाकी H2SO4 तो बहुत बार देखे। और H2SO4 का एक और स्ट्रक्चर आप देखे हैं, ऐसे डेटिव बॉन्ड बनाता है, डेटिव। तो कभी डेटिव बॉन्ड बनाएगा और कभी कभार क्या करेगा कि वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर H2SO4 का है, और अभी तक कोई नहीं बता पाया कि दोनों में से कौन एग्जिस्टिंग है। मगर क्योंकि सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है ना, तो सल्फर यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टेज में +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो माना जाता है कि ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, वो ड्यू टू नेचर ऑफ सल्फर, और बाकी कोई दूसरा कारण नहीं है, इस कारण से ये माना जाता है कि ये स्टेबल स्ट्रक्चर। अच्छा, इस जगह पे आप कहीं पे भी पता लगा लें, अपने कंपाउंड में आ जाइए, इस जगह पे कहीं भी पता लगा लें, नाइट्रोजन हमेशा +3 का ऑक्सीडेशन दे रहा होगा। चेक कीजिए तो सही बोले। Yes, sir. ठीक है, हर जगह +3 का ऑक्सीडेशन ही ये देता रहता है नाइट्रोजन। चलिए, तो वो बात हो गया। दूसरा NO2 का वही बात जो NO का था, और N2O5 में कुछ नया नहीं है। ठीक है, सिंपल ये अपना जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग फिगर बना दिया, तो इसमें कुछ भी है ना नया नहीं है कि हम आपको बताएं। अब दूसरा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसके फिजिकल स्टेट का, जिसपे मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया। तो क्योंकि NO2 जो है वो छोटा मॉलिक्यूल है, इसलिए गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, NO भी गैसियस, और N2O3 और ये भी। अच्छा, N2O3 कैसा होता है? ये लिक्विड होता है, और N2O4 कैसा होता है? ये गैस होता है। अब हमसे सवाल ये पूछा गया था कि सर ये जो है ये सॉलिड क्यों होता है? जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वहां पे बेसिक पार्ट काम करता है सरफेस एरिया, और कौन सा सरफेस एरिया? कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया अगर इफेक्टिव तो कौन सा फोर्स इफेक्टिव? वैंडरवाल फोर्स। वैंडरवाल फोर्स। जब भी ना फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा होगा,
जब भी फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा होगा उस जगह पे वेंडर वॉल ही है जो इफेक्टिव होता है और इसी के कारण फिजिकल स्टेट पे इफेक्ट पड़ता है। उसके अलावा कोई दूसरा कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सबके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल किसका रहता है? वेंडर वॉल। अब आप ये तो जानते हैं कि एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। तो जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो भी फिजिकल स्टेट चेंज करता है और वेंडरवॉल फोर्स ये भी फिजिकल स्टेट चेंज करता है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है कि नहीं कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड का बात करेंगे। तो फिर कौन सा ऐसा इफेक्टिव फोर्स है जो इसका फेज गैस ना करके सॉलिड कर दिया? वेंडरवॉल फोर्स। समझे क्या आदित्य? आदित्य हाँ सर। समझ गए? हाँ सर। देखिए कलर ऑफ गैस, तो ये कलरलेस है, कलरलेस है, ये ब्लू लिक्विड है। कौन से टेम्परेचर पे? -30°C। ठीक है, ये ब्राउन होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, ये कोई नहीं बता सकता। कारण क्या है कि कलर तो वो डिसाइड करेगा ना, जो मॉलिक्यूल रहेगा उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, ठीक, आगे बढ़े। हो गया? कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना है उसमें से? चले ऊपर और नहीं। देखिए डिकम्पोजिशन बिहेवियर, किसका डिकम्पोजिशन? ऑक्साइड का। यहाँ भी ऑक्साइड 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 ऑक्साइड, पांचों ऑक्साइड है, उसका डिकम्पोजिशन बिहेवियर कर रहा है। तो जब N2O है तो वो हमेशा नाइट्रोजन देगा, NO है नाइट्रोजन देगा, N2O3 है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, N2O3 है वो क्या प्रोवाइड करेगा? NO2 प्रोवाइड करेगा और NO। कारण क्या है ना कि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों इस रेशियो में रहता है कि सेपरेट नहीं हो पाता, इसलिए ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल बनाता है और बाद में NO2 टूटेगा अपने तरीके से और NO टूटेगा अपने तरीके से। ठीक है, तो N2O3 भी फाइनली हम लोग को नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करेगा। सब लगभग नाइट्रोजन देता है, मगर क्या है कि इंटरमीडिएट भी बीच में बनाता है। अब NO2 अगर ब्रेक किया तो वो NO बनाया O2, उसके बाद और देखिएगा N2O5 जो है ये हमको फिर से O2 दिया। अब इस पे ध्यान दीजिए, O2 दिया, ये भी O2 दिया, ये भी O2 दिया, ये भी O2 दिया। कहने का मतलब आप एक बात ये बोल सकते हैं कि जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इस नेचर से हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड है आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या सही बोले? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन्स निकालता है तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। यस सर। इस कारण से ये कैसे बिहेव करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। दूसरा बात और सुन लीजिए, इसके पास ऑक्सीजन जरूरत से ज्यादा है, देख रहे हैं? हाँ 5 है। नंबर, 5 नंबर। और अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन आपको +5 दिख रहा होगा। क्या ये नॉर्मल बात है? नो सर। ये मोस्ट, मतलब नाइट्रोजन जो है वो अपने स्टेट में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है। अगर ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट के मैक्सिमम पे है तो बोलिए और फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है या दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा? दूसरे को करेगा। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब उस बात को और समझाते हैं। आप रिएक्शन को ऐसे देखते नहीं है, आपको नजरिया बदलना चाहिए। हाफ O2 का मतलब क्या? नेसेंट ऑक्सीजन होता है, सिंगल O। यस सर। यहाँ देखिए सिंगल O और इस जगह पे देखिए O2, दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन? सिंगल O की O2? सिंगल सर। सिंगल। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब ये सब की कलर है, कलरलेस है, फिर थोड़ा गर्म कर दिए तो येलो हो गया, उसके बाद जाके ऑक्सीजन निकालेगा। ये पढ़ लीजिएगा, इसमें समझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, जो समझाने वाला चीज था वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, बाकी सर ब्राउन गैस होता है तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। ब्राउन गैस होता है क्योंकि आदमी देखा है तो लिख दिया कि ब्राउन है, उसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब चीज कलर वलर
मैटर नहीं करता है। रिएक्शन विथ H2O और NaOH, किसका रिएक्शन? ऑक्साइड का, ठीक है, ऑक्साइड का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का H2O और NaOH के साथ रिएक्शन। तो आप इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हमें ना काम का चीज जो है वो हम समझा देंगे, और ज्यादा कुछ नहीं, 1 मिनट में आराम से पढ़ लेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? याद कर रहे हैं? नहीं सर, हो गया। हम सोचे वही आज ही याद कर लेंगे अभी। क्या? देखिए, काम का चीज अब सुना जाए। आप जो पढ़ लिए बढ़िया किए, ठीक है, जो लिखा है आप उसको पढ़ लिए। अरे यार, हेलो हेलो, एक्शन करके और वहां पे न्यूट्रल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। ये 2 लाइन क्लियर हो गया? अच्छा, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है, NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कारण है कि NaOH का जो ऑक्सीजन है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। ये पहले से उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, इस कारण से ये रिएक्शन करने के लिए नहीं जाता है। कॉज समझ में आया? फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गया, तब थर्ड फोर्थ 5 पे बढ़ेंगे। समझे क्या? सर Yes, sir. स्पेरिंगली मतलब क्या बोले? स्पेरिंगली मतलब हमको क्या पता। कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होगा सर, डिसॉल्व नहीं होगा। हमको एकदम इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर तो आप पढ़े हुए हैं, और उसके बाद आके आप पी ब्लॉक में हमसे पूछिएगा कि सर सॉल्युबल मतलब क्या होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या होता है, फेयरली सॉल्युबल, हमको एकदम नहीं पता है। समझ गया आदित्य? हाँ तो थोड़ा है ना, आज खोज की यात्रा पे निकलिएगा, गूगल मत कीजिएगा, ठीक है? वो आपका हाथ पैर काटता जाता है। पता चलता है स्टूडेंट लिखना है सर, लिखता है सिट, ठीक है? तो इसीलिए गूगल के भरोसे मत रहिएगा, अपना काम कीजिएगा, ढूंढ के कहीं से निकालिएगा, वो मेहनत आपके लिए ना बहुत काम का होगा। आप गूगल कर लीजिएगा, कोई फायदा नहीं, अगले क्लास में फिर पूछिएगा हमसे कि सर स्पेरिंगली सॉल्युबल किसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। N2O3 HNO2 बनाया, क्या इसको हम लोग नाइट्रस एसिड कहते हैं? यस सर। यस सर। और यहाँ पे जैसे NO2 है, ये हमको नाइट्रस और नाइट्रिक दोनों दे रहा है, ठीक है? उसके बाद N2O5 केवल और केवल नाइट्रिक दे रहा है। क्या आपको ये पता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है ये खुद में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? यस ये एक सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो देखिए क्या हुआ कि वाटर के साथ जैसे ये लोग रिएक्शन करता है, तो क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन, +4 और +5 है, तो ये अब आ गया अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को एकदम एक्सट्रीम हाईएस्ट तक पहुंचा दिया है। तो ये खुद को रिड्यूस करना चाहता है, इसलिए अपना ऑक्सीजन निकाल के बाहर देता है। तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का क्वांटिटी भी अच्छा खासा है, इस कारण से वाटर के साथ जुड़ के ये कंपाउंड बनाता है, और कंपाउंड कैसा होता है? एसिडिक। यहाँ पे वो दिखाना स्टार्ट कर दिया अपना एसिडिक कैरेक्टर। ऊपर में आपको एसिडिक कैरेक्टर दिखता नहीं है, मगर यहाँ ये अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाने लगता है। क्या आपको एसिड रेन का मतलब पता है? हाँ सर। एसिड रेन जब आपके शरीर पे गिरता है ना,
तो वो देखिए कुछ ऐसा होता है, देखा। या तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे खराब चीज, या ऑक्सीडाइज होके सल्फर ट्राइऑक्साइड, जैसे वाटर के साथ मिलेगा ये या तो है ना सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा और नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और यही होता है जब गर्मी के बाद पहला बारिश में आदमी कोई भी भीगता है तो उसके शरीर पे फोड़ा फफोला हो जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं एसिड रेन, समझे। अच्छा दूसरा, खाली पेट कभी कोल्ड ड्रिंक पिए हैं, काला वाला कोका कोला? सर। हाँ, खाली पेट पी के देखिएगा, ठीक है। सर मतलब मजा दिला देगा वो कि हाँ हम क्या है बता ही देगा। क्या हम लोग जानते हैं इसको कार्बनिक एसिड कहते हैं। हाँ सर। अगर आप खाली Yes. पेट है ना, फिज जानते हैं, फिज एप्पल वाला, हाँ सर। यस सर, या अच्छा फिर टेस्ट नहीं है। कोई भी वैसा है ना कोल्ड ड्रिंक, आप खाली पेट ज्यादा नहीं 1 महीना पीजिए ना, आपको पेट में अल्सर हो जाए, ठीक है। और अल्सर मतलब पीजिएगा मत, समझ गए, खराब चीज होता है। तो अल्सर के पीछे कारण कौन होता है? H2CO3, समझ गए। तो इसीलिए आप सुने होंगे कोई कोई बोलता है कि हम ड्रिंक करते हैं, हम बचपन से, मतलब बचपन नहीं, वो जवानी से ड्रिंक करते आए, बूढ़ा हो गए मगर हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और कोई कोई बोलता है कि अभी तो है ना हम 1 साल से पी रहे हैं और मेरे पेट में अल्सर हो गया। क्या आपको समझ में आया पियक्कड़ लोग कैसा है? यस सर, जो आप पहले वाला बोले ना वैसा पर्सन बहुत मिलता है कि पी रहे हैं कुछ नहीं हो रहा। हाँ वो मिलता है, वो इसलिए ना क्योंकि वो जानता है कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, तो वो जब है ना ठूस ठूस के खा लेता है तब इसको पीता है, ठीक है। तो उससे क्या है ना कि पेट में इसको समझ में ही नहीं आता है अल्कोहल को कि हम करें क्या, तो चुपचाप एक तरफ दुबक के बैठ जाता है, मतलब वो न्यूट्रलाइज हो गया, समझ गया, डाइल्यूटेड। और कोई कोई होता है कि पीना ही है ना तो खाली पेट में भी पी लेता है, अब बस वो रंग दिखाना स्टार्ट कर देगा, और वैसे केस में वो उसको है ना बहुत खराब खराब टाइप का बीमारी हो जाता है। समझ में आ रहा है बात कि ये लोग काम कैसे करता है? हाँ सर। इसलिए इसको बोला जाता है कार्सिनोजेनिक, ठीक है। तो ये सब कुछ पार्ट है। तो N2O3 है, NO2 है, N2O5 है, ये सब अपने ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट या उससे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए वाटर के साथ कंबाइंड होके ये प्योर एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो प्योर एसिड्स बन गया एग्जैक्टली वैसे ही आप यहां समझे, वो जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। और देखिए NaNO3 क्या आप जानते हैं ये एक सॉल्ट होता है? सोडियम नाइट्रेट। हाँ तो ये एक सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट कैसे बना, इसको तो हम जानते हैं ना कि ये बेस है, तो बेस के साथ जब कोई एसिड रिएक्शन किया होगा तभी तो जाके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अपना एसिडिक कैरेक्टर नाइट्रोजन का ऑक्साइड कब दिखाता है? जब वो +3 +4 और +5 ऑक्सीडेशन में होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ बनाएगा? जब ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। वीक एसिड का फॉर्मेशन या लगभग एसिड का फॉर्मेशन कहाँ नहीं शो करता है? जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, ठीक है। इसमें हर एक लाइन समझा दिए, मगर क्वेश्चन जो पूछेगा ना तो जो लाइन लिखा हुआ है बस उतने में से ही पूछेगा, आपको बस समझ में आना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे कुछ ज्यादा ना थ्योरी लिख नहीं रहे, क्योंकि लिख के कोई ज्यादा फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर NO2 रिएक्शन करता है वाटर से तो HNO2 और HNO3 का मिक्सचर बनाता है, ठीक है। जैसे वो मिक्सचर बनाएगा, अगर हम उसको NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दोनों चीज का, नाइट्राइट और नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये बस ऐसे ही याद रखना है आपको, और काम का वही चीज है, लिखना भी आपको वही है, ठीक। चलिए आइए यहाँ पे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड कहने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सी एसिड एसिड जिसमें ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व हो। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होगा। तो पहला देख रहे हैं हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, H2N2O2 नाइट्रोजन है, ठीक है। हमको इसमें है ना एक OH बिठाना होगा,
फिर उसके बाद यहाँ पे एक N है और यहाँ एक OH होता है, दिखा आपको इस टाइप का, ठीक है। ये फॉर्मेशन करता है, ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन करेगा। और जितना इसमें H होगा ना, सॉरी जितना इसमें OH होगा, जब भी ऑक्सी एसिड होता है उसमें जितना OH होता है उसका बेसिसिटी उतना ही होता है। तो इसका बेसिसिटी अभी कितना है, 2 है, इसका बेसिसिटी 2 है। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखिए यहाँ पे 1 शो कर रहा है। अच्छा नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, थोड़ा सा हमको लगता है ये मिस्टेक है। एक मिनट, नाइट्रोजन के साथ एक H होगा और डबल बॉन्ड O होगा, अब ठीक है, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्योंकि नाइट्रोजन देखिए पहले वाले फिगर में 3 बॉन्ड नहीं बना रहा था ना, मगर Yes, अभी sir. वाले फिगर में ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा ये देखें H2N2O2 HNO होता है, फिर नाइट्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ, और ये दोनों आपस में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। किस चीज का, तो अपने लोन पेयर का। तो ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बोल रहा है इसका, +1। क्या हम लोग को यहाँ पे पता चल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नाइट्रोजन का, नहीं पता। ऑक्सीजन का -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा, सही। तो देखिए -2 और +1 कट के कितना दिया, -1। तो क्या नाइट्रोजन को +1 शो करने से देखिए न्यूट्रल हो गया ये, यस सर। ठीक है। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का इस वाले कंपाउंड में कितना होता है, +1 होता है। तो सब में वही चीज है कि ये कैसे कैसे फॉर्मेशन करेगा। अच्छा ये नाइट्रिक एसिड, आप लोग नाइट्रिक का स्ट्रक्चर जानते हैं, N डबल बॉन्ड O, डेटिव O, OH होता है। और आप लोग नाइट्रस का जानते हैं कैसा होता है, NOH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, देखिए HNO2 और ऊपर है HNO3। अच्छा HNO4, मतलब जबरदस्त बात हो गया, देख लीजिए एक बार, दिख रहा है, यस सर। +5 से ऊपर भी है ना ऑक्सीजन इसको खींच के लेके जा सकता है, मगर बहुत रेयर कहने का मतलब ना के बराबर, फ्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट करेगा फिर डिसोसिएट हो जाएगा। तो HNO4 जो है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि जैसे डालें रिएक्शन एकदम वाइग्रस हो जाएगा, मतलब बहुत तेजी से रिएक्शन होगा और तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, HNO3 में, बाय लीविंग ऑक्सीजन। तो काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपसे इसमें ना कुछ कुछ ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तो जनरल बात बता रहे हैं, बस सुन लीजिएगा। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके बाद जितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है, एग्जैक्टली उतना ही उसका मतलब एसिड का बेसिसिटी होता है। ऑक्सी एसिड के बारे में ये जानकारी रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर बाय द वे कोई भी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, मगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सी एसिड में कहाँ होता है, जो O के साथ जुड़ा रहता है। मान लीजिए अपने पास कोई कंपाउंड है, N के साथ H जुड़ा है और यहाँ पे मेरे पास O के साथ एक H जुड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे O के साथ ये H जुड़ा है। इसमें आपको कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, पहले ये बताइए। 3, ठीक है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 3, मगर एसिडिक हाइड्रोजन कोई पूछेगा ना कि इसके अंदर क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2। एसिडिक हाइड्रोजन इसके अंदर 2 है। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है बस वही हाइड्रोजन एसिडिक होता है और कोई हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, ये एसिडिक नहीं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी ऑक्सी एसिड किसी का भी पूछे, नाइट्रोजन का पूछेगा, ऑक्सीजन सॉरी सल्फर का पूछेगा, फास्फोरस का पूछेगा, इन तीनों का होता है, क्लोरीन का पूछेगा, तो उसमें जितना भी O के साथ H जुड़ा हुआ है
बस वही सब H एसिडिक होता है, बाकी H एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। और जितना नंबर ऑफ OH ग्रुप होगा एग्जैक्टली उतना ही उस ऑक्सी एसिड का बेसिसिटी होगा। जैसे H2SO4 का बेसिसिटी कोई बताएगा? दो होता है, नहीं दो पता दो है? हाँ सर। यस सर 2 और इसका स्ट्रक्चर आपको याद है ऐसा? यस सर OH OH। तो इसमें 2 OH ग्रुप होता है ना, यस सर। इसलिए इसका है ना बेसिसिटी 2 होता है। ये तो खैर हम लोग सल्फर में पढ़ेंगे, ग्रुप 16 में पढ़ेंगे। अभी के लिए ऑक्सी एसिड जो देखे हैं बस एग्जांपल हम वहीं से देना चाहते हैं ताकि जो नहीं देखे हैं ना उसको समझ सके। तो कोई भी ऑक्सी एसिड आपके पास ऊपर में दिया हुआ है, जितना भी उसमें जितना OH ग्रुप होगा एग्जैक्टली उतना ही उसका बेसिसिटी होगा, ठीक है। अब जैसे ये पर नाइट्रस एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, पर नाइट्रस, ये कैसा होगा? ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाते हैं जैसे लिखा है बस वैसे ही बनाइएगा। एक मिनट हम थोड़ा नीचे चल रहे हैं। HOON डबल बॉन्ड। बोलिए तो इसका एसिडिक बिहेवियर कितना होगा या इसका बेसिसिटी कितना होगा? 1 होगा। इसका बेसिसिटी 1 होगा, ठीक है। बस इसके कारण। और इसमें आपको क्या पेरोक्साइड दिख रहा है? पेरोक्साइड, यस सर पेरोक्साइड। Yes, और sir. पेरोक्साइड जब दिखेगा ना इसका मतलब है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन फटाक से निकाल देगा, ठीक है। फॉर्मूला एक बार पढ़ के सुना दीजिए तो इसका। HNO3 नहीं लग रहा है? हाँ सर वही HNO3। तो हर एक HNO3 जो है ना वो नाइट्रिक नहीं होता, इस कारण से ना ऊपर में जो लिखा है पर नाइट्रस वो वैसे लिखा है HOONO, इसलिए ऐसे लिखा है, और इसको HNO3 लिखा है। जबकि दोनों का आप देखिएगा तो फॉर्मूला तो सेम ही है, मगर लिखने का पीछे कारण यही है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन समझा दिया। अब अगले क्लास में क्या होगा, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन खत्म हो गया, जैसे नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ठीक, पढ़ के थोड़ा बैठिएगा। बाकी पिछले क्लास वाला पढ़ लिए थे सारा? यस सर। यस सर इसको ना जरूर आप अपने बुक में से